हेलो हाय सभी को राम राम राधे राधे। आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और हाँ अपनी तैयारी में भी लगे होंगे। तो चलिए आज की सीज़न की शुरुआत करते हैं। ये सारे आप लोग के जो टॉपिक कंप्लीट हो गए थे उसके बाद यहाँ से अब दूसरा हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा पेशेंस बना के वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। यहाँ पर देखिए पुरा स्थल क्या होता है, पुरा स्थल क्या कहा जाता है। तो पुरा स्थल को कहा क्या जाता है, तो पुरा स्थल उस स्थान को कहते हैं जहाँ पर आपके औजार मिलते हैं, बर्तन मिलते हैं, इमारत मिलती हैं, जैसे कि वस्तुएं और उसके अवशेष मिलते हैं। जैसे कि आप लोग पुरा स्थल होता क्या है, जैसे आप लोग पुरातत्वविद को समझ ही गए हैं कि आपके एक पुरातत्वविद वो लोग होते थे जो आपके पुरा स्थल की खोज करते थे और उस स्थान को कहते हैं जहाँ पर बर्तन मिलते हैं, औजारें मिलते हैं, इमारतें जैसी वस्तुओं का अवशेष मिलते हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया है, बाद में वे उन्हें वहीं छोड़ गए। ये ज़मीन के ऊपर अंदर कभी कभी समुद्र और नदी के तल में भी पाए जाते हैं जो पुरा स्थल होते हैं, ठीक है। तो इन पुरा स्थलों के बारे में आपको अगले अध्याय में बताया जाएगा। यहाँ पर देखिए जो कुरनूल की गुफाएं होती हैं, अभी आप लोगों ने इसके नेक्स्ट का इसके जो पिछले क्लास में आप लोग पढ़ चुके हैं कि जो आपके राख के अवशेष कहाँ मिले थे। तो याद रखिएगा आपके कुरनूल की गुफाएं। और आरंभिक लोग यहाँ के आग जलाना सीख गए थे। आग का इस्तेमाल जो होता था कई कार्यों के लिए किया जाता था, जैसे कि प्रकाश के लिए किया गया, मांस भूनने के लिए और खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए भी ये लोग कार्य किए थे। तो आप लोग याद रखेंगे कि जो आपकी आग का जो अवशेष मिला है, जो राख की अवशेष मिली थी, तो कुरनूल की गुफाओं से मिली है, ठीक है। हम जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं उसे पुरा स्थल, अब या तो पुरातत्वविद ने उन्हें बड़े बड़े नाम रखे हैं। आरंभिक काल में वे पुरा पाषाण काल कहलाते हैं। ये दो शब्द पुरा यानी प्राचीन, पुरा को बोलते हैं प्राचीन, और आपके पाषाण यानी पाषाण को बोला जाता है पत्थर। यह नाम पुरा स्थलों से प्राप्त पत्थरों के औजारों के महत्व को बताता है। पूरा पाषाण काल 20 लाख साल पहले, आपके 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा। उसके बाद इस काल के जो भाग हैं कितने भागों में विभाजित किए गए थे, तो आरंभिक, मध्य और उत्तर। जो आपका ये भाग हुआ आपके पूरा पाषाण को आरंभिक काल जो हुआ था, तो इसे 3 भागों में विभक्त किया गया। एक हुआ आरंभिक, एक हुआ मध्य और एक हुआ उत्तर पूरा पाषाण काल। इस युग में जो मानव था इतिहास की लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान, मतलब जितनी घटनाएं घटी हैं आपकी याद रखेंगे कि पूरा पाषाण काल में ही घटी हैं, मतलब आधे से ज़्यादा 99%, मतलब ये आधी घटनाएं सारी इसी में घटी हैं, आधी से ज़्यादा ही घटी हैं। जिस काल के हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं, जैसे कि मेसोलिथ यानी उसे मध्य पाषाण युग बोला जाता है। मतलब जिस काल में हमें पर्यावरणीय जो हमारे इन्वायरमेंट का चेंजिंग होता है, तो उसे मेसोलिथ यानी उसे हिंदी में मध्य पाषाण काल कहेंगे। इस समय लगभग आपके 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक का माना जाता है। इस काल के पाषाण जो औजार आमतौर पर थे बहुत छोटे होते थे। इन्हें माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण कहा जाता था। तो जो इनकी मतलब उस काल के जो पत्थर होते, पाषाण मतलब पत्थर होता है, तो जो पत्थर होते थे आमतौर पर बहुत छोटे होते थे। इनको माइक्रोलिथ के नाम से जाना, मतलब यानी माइक्रोलिथ बोले या तो उसे लघु पाषाण बोलिए। तो प्रायः इन औजारों में हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगे हंसिया और आरी जैसे औजार मिले हैं। साथ साथ पूरा पाषाण युग वाले औजार भी इसी दौरान बनाए जाते हैं। अगले युग की शुरुआत लगभग आपके 10,000 साल पहले से ही होती है। इसे नव पाषाण युग कहा गया है। और देखिए ये जितने भी टॉपिक यहाँ जो आप ग्रीन वाले ये देख रहे हैं ना, ये सारे टॉपिक आपके इतने महत्वपूर्ण हैं कि आपके 6th NCERT से इसी में से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अगर आप लोग अच्छे से देखिए, दिमाग देखिए, एक होता है कि आप लोग बस अपने आप मतलब आप अपना टाइम दे रहे हैं, और एक होता है कि आपको कुछ करना है। देखिए अगर कुछ करने के जज्बा हो ना तो इंसान कुछ भी कर जाता है। और आपके सीटेट के सेकेंड पेपर में ना रिज़ल्ट इतना कम बनता है सिर्फ आप लोगों की थोड़ी सी लापरवाही, क्योंकि ये सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप लोग रिवाइज़ करते ना तो ये इतना हार्ड नहीं है, हिस्ट्री इतनी भी हार्ड नहीं है, क्योंकि स्टोरी है। स्टोरी में पढ़ने में क्या जा रहा है आप लोग बताइए। आपके इस काल से क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो आप लोग थोड़ा सा रिवाइज करते चलिए। अगले युग की जो शुरुआत होती है आप याद रखेंगे 10,000 साल पहले। इसे नव पाषाण युग कहा जाता है। नव पाषाण युग का मतलब होता है, हमने कुछ स्थानों के नाम दिए हैं, अगले अध्याय में तुम ऐसे अनेक नाम मिलेंगे जो अभी आपके पूरा अपने स्थन के जो नाम होते हैं उनका प्रयोग होते हैं, जो आज प्रचलित है, क्योंकि हमें ज्ञात नहीं कि उस काल में इनके नाम क्या रहे होंगे। अब यहाँ पे देखिए जो उस समय की बदलती जलवायु थी,
तो लगभग आपके 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी भी बढ़ने लगी। इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। इसमें जो कि हिरण हुआ, बारहसिंगा हुआ, भेड़ हुई, बकरी हुई, गाय हुआ, जैसे उन जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रहते थे। मतलब ये कह रहा है कि लगभग आपके 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मियाँ जो हैं बढ़ने लगी। इसके परिणाम स्वरूप जो घास के क्षेत्र होते थे इसमें आपके हिरण हुए, बारहसिंगा और आपकी बकरी, गाय, जितने भी मतलब जानवर होते थे उस समय, उन लोगों की संख्या भी बढ़ी और वे जो थे घास को खाकर जिंदा रहने लगे। जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वे भी इनके पीछे आए और इनके खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। हो सकता है कि तब लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी ज़रूरत के अनुसार पालने की बात जो है सोचने लगे हों। साथ ही इस काल में मछली भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गया था। मतलब उस समय जो आपके मछली थी इस समय आपके खाने का इन लोगों का महत्वपूर्ण स्रोत बन गया था। तो जानवर भी होने लगे, जानवरों का ये लोग शिकार भी करने लगे, इनके जो खाने पीने का तरीका भी चेंज हुआ। तो ये सारी चेंजिंग आपके किस में होता है, तो याद रखेंगे आपके सारे आपके आरंभिक, मध्य और आपके उत्तर नवपाषाण काल में होता है। ये सारी चेंजिंग आपके इसी काल में होती है। इसमें क्या होता है तो आप याद रखेंगे खेती और पशुपालन की भी शुरुआत हो जाती है। जब आपका नवपाषाण काल होता है तो इसमें खेती और पशुपालन की शुरुआत करते हैं लोग। तो इस दौरान जो उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न इलाके होते हैं जिसमें गेहूँ, जौ, धान जैसे कि अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। शायद महिलाएं जो होती थी, पुरुष और बच्चों ने इन अनाजों को भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया होगा। साथ ही वे भी ये सीखने लगे होंगे कि यह अनाज उगते कहाँ से हैं और कब पककर ऐसा तैयार होता है। ऐसा करते करते लोग इन अनाजों को खुद पैदा करना सीख लिए और इस प्रकार वे धीरे धीरे कृषक भी होते गए। ठीक है, तो इस तरह के लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित किया, उन्हें पालतू बनाया होगा। सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया था वह कुत्ता था, जो कि आपके जंगल का पूर्वज था। धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय, सुअर जैसे ये सब पालने लगे, घरों के नज़दीक आने को उत्साहित करने लगे। ऐसे जितने भी जानवर झुंड में रहते थे ज़्यादातर घास खाने वाले रहते थे। अक्सर लोग अन्य जंगली जानवरों के आक्रमण से इनकी सुरक्षा भी किया करते थे और इस तरह धीरे धीरे वे पशुपालक भी हो गए। तो ये सारी घटनाएं किसमें घटी हैं, तो आपके पूरा पाषाण काल, आपके जो कि नवपाषाण काल जो है उसमें घटित हुई हैं। तो याद रखिएगा ये जो आपके आरंभिक काल है 3 भागों में विभक्त भी है, ये भी याद रखिएगा आप लोग। अब ये थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए, कुछ ये जो इम्पोर्टेंट होते हैं थोड़ा सा ध्यान से देखते चलिएगा, जितने भी थोड़ा सा स्टोरी की तरह समझते रहिएगा। यहाँ पे देख रहे हैं लोगों द्वारा पौधे उगाने, जानवरों की देखभाल करने, घरेलूकरण की प्रक्रिया का नाम दिया गया। अपनाए गए ये पौधे जो होते थे, पौधे जानवरों का लोग चयन करते थे। उदाहरण के तौर पर उन्हीं पौधों तथा जानवरों का चयन करते थे जिनके लिए वे बीमार होने की संभावना कम हो। यही नहीं, लोग उन्हीं पौधों को चुनते भी थे जिनसे बड़े दाने वाले अनाज पर, मतलब उस समय मान लीजिए बहुत व्यवस्था तो नहीं थी, तो वो लोग क्या करते थे, ऐसी मतलब पौधों को चुनते थे जो उसकी बीमार होने की कम संभावना हो। यही नहीं कि मतलब ये भी चुनते थे कि जो बीज बड़ा हो, दाने बड़े हों, उनको वो लोग क्या करते थे, पैदा करते थे। साथ ही जिनके मजबूत डंठलें हों, अनाज के पके दाने के भार को संभाल सके, ऐसे पौधों के बीजों को संभाल कर रखा जाता था ताकि फिर से उगाए जाने के लिए उनके गुण जो हैं सुरक्षित रह सकें। उन्हीं जानवरों के आगे प्रजनन के लिए चुना जाता था जो आमतौर पर आमतौर पर अहिंसक होते थे, जो मतलब हिंसा नहीं करते थे। इसलिए हम देख पाते हैं कि पाले गए जो जानवर थे, कृषि के लिए अपनाए गए पौधे जो होते थे जंगली जानवर तथा पौधों से धीरे धीरे भिन्न होते गए। और मिसाल के तौर पर जंगली जानवरों की तुलना जो होती थी, पालतू जानवरों के दांत और सींग छोटे होते, मतलब देखिए चेंजिंग तो बहुत आई। तो उस समय जो उन लोगों का सींग होता था, जो उनकी दांतें होती थी, वो उसके अकॉर्डिंग अभी जो है वो बहुत बहुत ज़्यादा चेंजिंग होने लगा। तो यही बोल रहा है उनके दांतों को, ये जो दांत आप लोग देख रहे हैं ना, ये जो दांत है आपके किस चीज़ का है, तो ये याद रखेंगे आप लोग कि जो उनके जानवर होते हैं, कृषि के लिए अपनाए गए पौधे जो मतलब धीरे धीरे भिन्न होते गए। मिसाल के तौर क्या पढ़ा रही थी आप लोगों को, हाँ इसके दांत बता रही थी ना। तो ये जो दिख रहा है ना, ये पालतू उस समय के सूअर के दांत होते थे, किसके, तो आपके
और मिसाल के तौर पर समझ सकते हैं आप लोग थोड़ा सा कि इसमें जो दाँतें होती थी, तो ये जो दाँत आप लोगों को दिख रहा है ना, ये आपके सूअर की दाँत है, ठीक है। तो ये पाले गए मतलब जो जहाँ वहाँ पे उस समय, तो अभी में और उस समय में बहुत चेंजिंग आया कि इनके जो दाँत आप लोगों को दिख रहे हैं ना, वो थोड़े से और अभी के में बहुत डिफरेंट हो गया, क्योंकि अभी जो है 12,000 साल पहले जो वास्तव में शुरुआत हुई थी और अभी में बहुत चेंजिंग हुआ। तो यह प्रक्रिया पूरी दुनिया में धीरे धीरे चलती रही और 12,000 साल पहले जो वास्तव में हम भोजन करते हैं, इस प्रक्रिया की वजह से कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल में गेहूं तथा जौ आते हैं। तो आप लोग पढ़े हैं कि आपके सबसे प्राचीन फसल गेहूं और जौ आते हैं, और इसमें जो पहले पालतू बनाए गए थे, सबसे पहले आपका कुत्ता था, उसके बाद आपके भेड़ और बकरी भी आते हैं। देखिए आप लोग अच्छा रिस्पॉन्स नहीं देते हैं तो थोड़ा सा मैं डिमोटिवेट हो जाती हूँ, ठीक है। अगर आप लोग चाहते हैं कि देखिए आपको फ्री कंटेंट 100% श्योर बोल रही हूँ ना कि ये क्लास आप लोग के लिए अगर आप लोग अच्छा रिस्पांस देंगे तो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैं एक भी कंटेंट आप लोग को फालतू का वेस्ट नहीं कराती हूँ। तो थोड़ा सा अगर आप लोग देखिए मोटिवेशन मिलता है तभी कुछ करने का मन करता है, और मैं अगर आप लोग अच्छा रिस्पांस देंगे तो मैं आपको प्रोवाइड करा सकती हूँ, ठीक है। मिलती हूँ सभी को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राम राम, राधे राधे। आई होप कि सेशन पसंद आएगा तो मैं पक्का श्योर बोल रही हूँ आपको पूरा कंटेंट प्रोवाइड करा दूँगी, और इसके साथ साथ आपको सारे के सारे PYQ भी, ठीक है। चलिए मिलते हैं सभी को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राम राम, राधे राधे।